हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। आज हम आरआईएमसी जो कि आपका अपकमिंग होने वाला है, आपके पास में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में उनका डिटेल सॉल्यूशन जो कि हो सकता है उनसे ओरिएंटेड उनके जैसे कोई भी प्रश्न अगर किसी एंगल से पूछा है तो हो सकता है आने वाले समय में यूपीएससी उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे, तो इसके लिए डिटेल सॉल्यूशन की आवश्यकता है, जिसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ उनका डिटेल डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे। तो इसलिए ये साइंस की हम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को इसमें कलेक्ट करके लाए हैं, क्योंकि आरआईएमसी जीके पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको साइंस का और आपको ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। साइंस और ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में पूछा गया है कि डेंगू जो जो फीवर है वो कॉज होता है किसके द्वारा। डेंगू जो बुखार है वो किसके माध्यम से स्प्रेड होता है, किसके फैलता है, क्या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलता है या फिर एल्गाई या प्रोटोजोअन या फिर वायरस। तो आप सभी जानते हैं जो डेंगू है वो कि वायरस जनित एक रोग है, जो कि दोनों ही मच्छर मलेरिया हो चाहे डेंगू हो, दोनों ही मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन मलेरिया प्रोटोजोअन और आप डेंगू की बात करेंगे तो ये वायरस है, जो कि एडीज जो कि जो मच्छर होता है उसके काटने से आपके पास में होता है। ठीक है, बात करते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे इस प्रकार से, ये आप देख रहे हैं जो मॉस्किटो इन्फेक्शन आपका एडीज जो मच्छर है उसके काटने से होता है, इसके सलेवरी ग्लैंड्स और डेंगू वायरस इसके अंदर होता है। और जैसे ही ये किसी को काटता है, किसी मनुष्य को अगर काटता है, तो उस प्रकार से उसके अंदर इन्फेक्शंस को प्रमोट कर देता है, यानी ह्यूमन इन्फेक्शन को जनरेट करता है। और आपको पता है जो डेंगू के सीवियर केस में होता है, प्लेटलेट्स की संख्या काउंट जो है घटा देता है। आपको पता है ब्लड के अंदर जो उपस्थित आपका आरबीसी सबसे ज़्यादा संख्या में होता है, जिसका जीवन काल आपका 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद जो आरबीसीज होती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, ये आपकी बोन मैरो यानी जो लॉन्ग हड्डी होती हैं शरीर के अंदर, उनमें ये बनती हैं, निर्मित होती हैं। हो सकता है अगला सवाल इनसे पूछ लिया जाए, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल बता दूँ आपको चल रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे तो प्लेटलेट्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसके बाद, अगर आरबीसी की बात करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी हमें देखने को मिलती है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि एंटीबॉडी शरीर का इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के काम आती है। प्लेटलेट्स की संख्या को घटा देता है, जिससे कि जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, और कई केसेस में आर्टरी फट करके जो ब्लीडिंग हो जाती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग के चक्कर में सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो डेंगू अपने आप में एक घातक बीमारी है, जो कि एडीज मच्छर के द्वारा फैलाई जाती है। ठीक है, जो कि वायरस जनित बीमारी है, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती हैं। कहीं ना कहीं हम कोई भी सपोर्टिव दवाओं के हिसाब से इस चीज़ को हम ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे मलेरिया की अभी तक हाइड्रोक्विन क्लोरोक्विन जो दवा थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी कोरोना काल में, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोरोना को भी डील कर रही है, लेकिन मलेरिया की अभी भी कोई भी एक सटीक दवा उपलब्ध नहीं है। सेम अगर देखेंगे कोरोना की भी इसी प्रकार, क्योंकि वायरस जनित जो रोग होते हैं उनकी सटीक जो इलाज मिलना वो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, अगर हम और बात करें कि हमारे पास में और कौन कौन से, जैसे आप देखेंगे बैक्टीरियल डिसीजेस हो सकता है, अब तो डेंगू पूछा ले, अगले वाले समय में कुछ और पूछ ले। फंगल डिसीजेस आपके प्रोटोजोअन डिसीजेस इस प्रकार से, और आपके पास में हेलमेंथेस जो डिसीजेस हैं, इस प्रकार से हम इनको कवर करेंगे। तो बैक्टीरियल डिसीज में आप देखेंगे डायसेंट्री प्लेग हुआ, आपका डिफ्थीरिया, गलगोंटू जिसे कहते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड और निमोनिया, ये सभी डिसीज आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिफ्थीरिया हो चाहे प्लेग हो, जो कि पता है चूहों से, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेग किससे फैलता है, तो चूहों से फैलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पूछ सकते हैं कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, कोलेरा किस प्रकार से होता है, दूषित पानी से, कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, लेकिन क्या किस तरीके से कॉज्ड होता है, तो उसका जवाब रहेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल जो डिसीजेज है, अगर ये पूछा जाए किस फैलने का संक्रामक तरीका किस प्रकार से है, तब तो बैक्टीरियल रहेगा। और अगर पूछा है किस किस प्रकार से यानी किसके द्वारा फैलाया जा रहा है, तब ये भी प्रश्न अपने आप में बन जाता है। दूसरा बनता है कि किस अंग को प्रभावित कर रहा है, जैसे आप निमोनिया देखते हैं लंग्स को प्रभावित करता है, लंग्स के अंदर एल्वेलाई में जा करके ये लिक्विड बना लेते हैं, जिससे लंग्स गलने लगते हैं, और निमोनिया के अंदर आप देखते हैं। ठीक है, वायरल में अगर आप बात करें तो आपका कॉमन कोल्ड रहता है, मम्स आपका देखने को मिलेगा, मैसल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हेपेटाइटिस आपको देखने को मिलेंगे, हेपेटाइटिस के भी आप ए बी सी डी और ई टाइप्स आप देखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा घातक हेपेटाइटिस बी रहता है। डेंगू फीवर भी अब आप चिकनगुनिया आप देखेंगे, चिकन पॉक्स देखेंगे, आप पोलियो देखेंगे, पोलियो माइलेटिस आपको पता हो तो पोलियो भारत मुक्त हुआ था 2010 के अंदर, आप देखेंगे। और पाकिस्तान आज तक भी पोलियो मुक्त नहीं हो पाया है। पोलियो का संक्रमण ये भी अपने आप में एक गंभीर बीमारी है, क्योंकि ये पूरे के पूरे आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, आपके अंगों को बढ़ने से, ग्रोथ को रोकती है। फंगल इन्फेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ये मिलेगा एथलीट फुट जो आपको देखने को मिलेगा, जो कैंडिडाइसिस आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों डिसीजेस फंगल इन्फेक्शन के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, जो कि आपको देखेंगे जो दो उंगलियों के बीच में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन जो डिसीजेस की वजह से हैं। प्रोटोजोअन में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मलेरिया, जो एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, ये प्रोटोजोअन डिसीज है। और अपने आप में ये भी काफ़ी घातक डिसीज आपको देखने को मिलेगा। एम्यूबाइसिस आपको देखेंगे, अफ्रीकन स्लीपिंग आप देखेंगे, सिकनेस देखेंगे, काला अजहर देखेंगे।
ठीक है, कालाजार, ये भी सभी के सभी डिसीजेज प्रोटोजोअन डिसीजेज हैं। अगर बात करें हेलमेंथिस डिसीजेज की तो ये आपको एस्करीज देखने को मिलेगी और फ्लेरेसिस भी देखने को मिलेंगे, एस्करीज और फ्लेरेसिस। ठीक है, आप देखते हैं पैर के पीछे जो सारी नसों के गुच्छे जमा हो जाते हैं, एस्करीज इस प्रकार से। ठीक है, और पेट के अंदर भी, स्टोमक के अंदर भी कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, ये आप देखने को आपको कॉमन कुछ ह्यूमन डिसीजेज हैं। हो सकता है अगले प्रश्न इन प्रकार से पूछ लिए जाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकली इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर आप देखेंगे केमिकली इनएक्टिव, यानी ये इनर्ट गैस के बारे में पूछ रहा है, कौन सी इनर्ट गैस है। तो नाइट्रोजन आप देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और आर्गन। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका आर्गन, जो गैस है वो इनर्ट गैस बोली जाती है, जो इनएक्टिव गैस है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आप एनवायरमेंट देखेंगे 21% लगभग आपको देखने को मिलेगी, 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, 0.03% आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। आर्गन लगभग 0.3% आपको देखने को मिलती है, 0.9% लगभग आपको देखने को मिलती है। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे एनवायरमेंट में वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78.08% आपको देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। और आपको पता हो सबसे ज़्यादा हम जो फर्टिलाइजर्स खेतों में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हम NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। कहीं अगर किसान कुछ ऐसा करने लगे कि जो एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको कहीं ना कहीं पौधे के माध्यम से जड़ों के जरिए ज़मीन में अगर डाले तो हो सकता है फर्टिलाइजर्स की को हम कम यूज़ करना पड़े, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियाँ आप देख रहे हैं और गंभीर समस्याएं आप देख रहे हैं जो खान पान में आ रही हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब चौकीदार जो आपकी सेफ्टी के लिए बैठा है, अगर वो चौकीदार ही अगर चोर बन जाए तो आपको यकीन मानिए दोस्तों कोई नहीं बचा सकता। अगर आपका खान पान ही दूषित हो गया तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको खान पान स्वस्थ रखना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों का हमें तो ध्यान देना होगा। जो इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा प्रकृति ने हमको दिया है उसका हम कहीं इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो 20.94%, लगभग 21% आपको देखने को मिलेगा। आर्गन आपका 0.93% आपको देखने को मिलेगा। जीनोन आप देखेंगे, नियोन आप देखेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे, हीलियम देखेंगे, क्रिप्टन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, ये भी आपकी अन्य गैसेस रहती हैं। ठीक है, अगर आप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए आने वाले समय में, आपसे हीलियम का परसेंटेज पूछ ले या फिर आर्गन का परसेंटेज मात्रा पूछ ले, अगर ये प्रश्न पूछ करके। ठीक है, अगर लेयर्स ऑफ दी एटमॉस्फेयर की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले अर्थ की जो सबसे निचली जो लेयर है आपको ट्रोपोस्फेयर, जो लगभग 15 से 18 किलोमीटर की हाइट पे आपको देखने को मिलती है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर, आपको मीजोस्फियर, जो स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर आपको देखो, मीजोस्फियर और आयनोस्फियर, इस प्रकार से आपकी ये बटी हुई रहती हैं जिनके अलग अलग फंक्शनिंग है। जो मौसम संबंधी जो घटना है वो सब ट्रोपोस्फियर के अंदर होती हैं आपकी, और उससे ऊपर क्योंकि वेदर क्लियर रहता है, कोई बादल वगैरह जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसमें आपका स्ट्रेटोस्फियर उसके लिए यानी वायुयानों के लिए सबसे अच्छा रहता है स्ट्रेटोस्फियर। आप देखते हैं ना ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा, ओजोन डिप्लेशन आपने सुना होगा, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन क्यों हो रहा है? ओजोन डिप्लेशन मतलब क्या है? ओजोन छिद्र का हो जाना का क्या मतलब है? जो ओजोन की जो परत है उसकी मोटाई का कम हो जाना। आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर की जो मोटाई वो किस में मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है, आप ये ध्यान रखिएगा, डॉप्सन में मापी जाती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर का पतला होते जाना ही ओजोन होल कहलाता है, ओजोन छिद्र कहलाता है। किस वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? जैसे आप देखेंगे ना इसमें एक प्रमुख ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसका इस्तेमाल फ्रीज और AC के अंदर से सरकार ने बैन कराया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे फाइटर जेट आज भी CFC गैस का इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उड़ते हैं, और इससे ऊपर यानी कहीं ना कहीं ओजोन के बिल्कुल सटीक नीचे, ओजोन के बिल्कुल समझ लीजिए पास उस गैस को छोड़ करके आ रहे हैं। तो अगर ओजोन, जो कि आपको पता है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट, जो कि 3 प्रकार की होती हैं, ABC अल्ट्रावायलेट से आपको बचाती है। एक आपके लिए जरूरी भी होती है A टाइप्स की, क्योंकि आप पता है कि आपकी जो बॉडी है जितने भी विटामिन है उनमें से सबसे इकलौता विटामिन ऐसा है जो आपको प्रकृति से मिलता है, तो वो इकलौता विटामिन है विटामिन D, जो आपको जो धूप के जरिए आपको आपकी स्किन में सिंथेसिस प्रक्रिया से आपके अंदर जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं A टाइप्स है, और B और C टाइप्स आपको स्किन कैंसर कॉज करेगी, इससे आपको बचाती है। अगर ओजोन डिप्लेशन होता रहेगा तो सूर्य से आने वाली जो परागरणी, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो आपको गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देंगी। इसलिए हमें पर्यावरण को सेफ रखना चाहिए, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते हैं 5 जून को आपका मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न है कि विच मेटल इज द लाइटेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड। आपकी सबसे हल्की जो मेटल है वो आप देखेंगे आपकी लिथियम होती है, लिथियम। इसलिए ही लिथियम की बैटरी का जो इस्तेमाल है वो आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, एंड्रॉइड फ़ोन्स के अंदर आपका किया जाता है, ताकि वजन उसका हल्का हल्का रखा जा सके। लिथियम बैटरी का इस्तेमाल, लिथियम आयन बैटरी, जो लिथियम आपका सबसे हल्का तत्व होता है। या कुछ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, लगभग जो जितने भी हैं आपकी पीरियोडिक टेबल के 75% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल को बिलोंग करते हैं, मेटल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो लगभग मेटल ही होते हैं। 20 से 22 आप देखोगे लगभग आपको नॉन मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अदर आपके मेटलॉइड होते हैं।
यानी मेटल्स ऐसे हैं जो सोनोरियस होते हैं, लस्चर होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट अच्छे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। आप नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो ये नहीं होते हैं, ठीक है, इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। आप देखेंगे और मेटलॉइड्स आप देखते हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टियां होती है, तो उनको हम बोल देते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के जितने भी 118 एलिमेंट्स में से लगभग आपके जो 75% एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या हैं, मेटल्स ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और जो 20 एलिमेंट्स हैं 20 से 22 लगभग वो आपको नॉन मेटल ग्रुप को, रेस्ट ऑफ होते हैं आपके मेटलॉइड्स, ठीक है। जो कि आपको पता है ब्रिटल जो क्षणभंगुर नॉन लस्चरस होते हैं और सॉलिड स्टेट के अंदर रूम टेम्परेचर पे भी ये गैसियस और लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, इसकी वजह से हम इनमें डिफरेंशिएट करते हैं मेटल्स की क्या क्वालिटी है और इसकी क्या है। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ से ये हुआ। दूसरी चीज मेटल नॉन मेटल्स में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि अर्थ की सरफेस पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। तो अगर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स आपको दिखेगा आयरन, जो अर्थ सरफेस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मोस्ट अबाउंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अगर सबसे कॉमन मेटल की बात करोगे, सबसे कॉमन जो कि अर्थ क्रस्ट पे जो कहीं भी लगभग मिल सकता है, तो आप बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम आपको सबसे कॉमन एलिमेंट है जो कि अर्थ की सरफेस पे आपको कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। सिल्वर बात करेंगे तो सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर माना जाता है, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर को माना जाता है। आपकी जो नोबल मेटल्स जो होती हैं वो प्रीसियस मेटल्स होती हैं, जैसे कि सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये आपकी नोबल मेटल्स बोली जाती हैं। अलॉय आप देखेंगे तो अलॉय होते हैं जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं, उन्हें हम अलॉय कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील जो कि अलॉय का काम कर रही है, जिसपे जंग नहीं लगता है। इसी प्रकार से आप मरकरी को भी देखेंगे तो मरकरी जो है आपका जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसको थर्मामीटर में भी, जैसे आप टेम्परेचर चेक करते थे ना, थर्मामीटर में इसको उपयोग किया जाता था। थर्मामीटर जो कि बुखार नापने के लिए, फीवर को चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल होता था, जिसमें आपको पता है 98.6 जो कि नॉर्मल हमारा ह्यूमन टेम्परेचर रहता है फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में आप देखेंगे 36.9 रहता है। इसको बताता है कहीं ना कहीं अगर इससे ऊपर है तो आपका बुखार है। लेकिन जितना बड़ा जीव होता है उसका उस हिसाब से, जैसे आप गाय भैंसों में अगर टेम्परेचर देखोगे तो वो ह्यूमन के हिसाब से नहीं चलेगा, उसका बुखार आपको 100 या 101 पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट तो मरकरी में आप देखेंगे कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का होता है, ठीक है। और ये मरकरी इसलिए ही आप देखेंगे रूम टेम्परेचर पे भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी, इसलिए इसको थर्मामीटर में, दूसरा लैक्टोमीटर में भी, जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर के अंदर भी मरकरी का इस्तेमाल आप देखेंगे, ठीक है। दूध की शुद्धता मीन्स सिर्फ और सिर्फ उसकी डेंसिटी चेक की जाती है। दूध की शुद्धता का मतलब ये नहीं, उसमें ये नहीं चेक कर सकते, केवल डेंसिटी से यही चेक किया जा सकता है उसमें कि पानी कितना है और दूध कितना है। इसी से वो दूध वाला अंदाजा लगा लेता है कि दूध में मिलावट है या क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो आपका सबसे हाईएस्ट जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टंगस्टन आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो ये भी प्रश्न पूछा था, हीटर का जो तार है वो नाइक्रोम का, और जो बल्ब का तंतु है वो टंगस्टन का आपका बना रहता है, क्योंकि उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। पुराने जो बल्ब होते थे वो हीट एनर्जी से को लाइट एनर्जी में तब्दील करते थे, इसलिए उनको पकड़ो तो वो गर्म हो जाते थे। अब एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। उसके बाद आप देखें ना जो प्रोग्रेशन, आपको सबसे पहले बल्ब आया, उसके बाद आप देख रहे हैं फिर आपकी CFL, अब एलईडी, नेक्स्ट आप देख रहे हैं वाईफाई लाइट्स। जो भी है जिस प्रकार से सब एवोल्यूशन की प्रक्रिया आपकी इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि इनमें अपने अपने मेथोडोलॉजी का उपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं इनको और एडवांस किया जा रहा है, ठीक है। इनकी कंजम्पशन घटाई जा रही है और ह्यूमन अनुकूल बनाई जा रही हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं, हो सकता है आने वाले सवाल इनसे बने, इसलिए इनको बहुत ध्यान में रखिएगा भाई। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला पूछा जा रहा है कि पल्मोनरी जो आर्टरी है वो क्या कैरी करती है, यानी पल्मोनरी जो आर्टरी है वो क्या ले जाने का काम करती हैं। आप जानते हैं कि आर्टरी और वेन, पहले लोगों को लगता था, मनुष्य ऐसा मानता था कि जो वही ब्लड है वो पूरी बॉडी में ऐसा समान रूप से बहता है, इसलिए कहीं भी देखते थे ना कि हमारे चोट लग जाती तो हम क्या करते थे, उसको पी लेते थे, हमें लगता था कि ब्लड की वापस भरपाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, और आज भी देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी जनजातियां आपको मिल जाएंगी जो आज भी इस सिस्टम में बिलीव करती हैं। आप लुसाई जनजाति आप जाकर के देखेंगे तो लुसाई जनजाति आज भी जब पशु बलि देती है तो उसके गले पे कट लगाने के बाद में उस ब्लड को पीती है। हो सकता है उनका ये भी आज बिलीव हो या किसी क्या मान्यता है, लेकिन ऐसी जनजातियां आज भी अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बाद फिर जाकर के पता चला कि ब्लड जो है, ब्लड ऐसे ही नहीं बहता, ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। यानी आप देखें जीवों में दो प्रकार के सर्कुलेशन मिलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और डुअल आपका जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी, अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उनमें मिलता है जो नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऐसे जीवों में आपको देखने को मिलेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी उनमें जो ब्लड है वो ओपनली बहता है। हार्ट जो है वो डायरेक्टली बॉडी से ब्लड कनेक्ट कर लेता है बिना किसी ब्लड वेसल्स के। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा उन जीवों में जिनकी वर्टिब्रल कॉलम है, जिनकी रीढ़ की हड्डी है,
उनमें आपको देखने को मिलेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और आपका ब्लड जाना और आना इस प्रकार का, क्योंकि ये दो तरफा हो जाता है इसलिए इसको बोलते हैं डुअल सर्कुलेशन, डुअल सर्कुलेशन। और ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने करी थी भैया, विलियम हार्वे। ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीन ने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं भी, ठीक है। गई चाबी, ठीक है। तो विलियम हार्वे और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीन, और आप देखें आरएच फैक्टर भी, जो 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 कि रिसस बंदर में आप सबसे पहली बार देखा गया था, इसलिए उसका नाम आरएच फैक्टर पड़ा। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा सिलसिलावार चलता आया। जैसे देखा ना कि सबसे पहले खोज होगी कि भैया ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, तो एक पादरी ने देखा कि भैया एक व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ी, तो उसने देखा कि जो ह्यूमन का ब्लड कलर कैसा है, रेड। उसने देखा डॉग का कैसा है, कुत्ते का भी कैसा है, लाल है। तो उसने कुत्ते से ब्लड निकाला और ह्यूमन के अंदर चढ़ा दिया। उसे लगा इसे भरपाई हो जाएगी, मनुष्य बच जाएगा, लेकिन मनुष्य बचने की जगह पे क्या हो गया? मर गया। तो देखिए जहाँ भी एक नॉर्मल इंसान और एक एक जो ऑब्जर्वेल जो जो जिसकी ऑब्जर्वेशन बहुत हाई होती है, ऐसे इंसान में फर्क यही होता है कि एक साधारण मनुष्य कहेगा कि पादरी की गलती थी, पादरी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कॉमन सेंस वाली बात थी। लेकिन कोई यहाँ कोई साइंटिफिक अप्रोच रखता है, वो देखेगा भाई यार इसमें वजह क्या रही, पादरी ने जो किया जो ठीक है भाई, उसने देखा ब्लड का रंग, हाँ बात सही है भाई, ब्लड का रंग लाल है, लेकिन दिक्कत कहाँ रही होगी? तो दिक्कत पर जब गए बढ़ करके तब जा करके कोई चीज़ हमें देखने को मिली, और फिर देखने को मिला ब्लड ग्रुप भाई, कि ब्लड ग्रुप भी मैटर करता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी जैसी चीज़ होती है। अगर अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली तो हो सकता है आपके ब्लड को वो प्रमोट ही ना करे, ब्लड को आगे बहने ही ना दे, इसलिए ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है, और उस केस में वही हुआ, ठीक है। इसलिए आपकी दृष्टि मैटर करती है कि आपकी दृष्टि गिद्ध की है या चकोर की। अगर गिद्ध की दृष्टि तो आप चारों तरफ मांस ही ढूंढोगे, अगर चकोर की दृष्टि है तो आप सुंदरता का आनंद उठाओगे। इसलिए अपनी दृष्टि और ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर और आरएच फैक्टर, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये पूछा जा रहा है, आपको पता है कि जो कि अब जो सर्कुलेशन में आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तीन चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले भैया पंप क्या चीज़ करो, किससे पंप करोगे? तो सबसे पहले आपको एक पंप चाहिए जो काम करती है हार्ट, हार्ट ऐसा पंप की तरह काम करता है। अच्छा पंप करना क्या है? तो करना है भैया ब्लड, तो ब्लड चाहिए आपको। अब पंप करोगे कैसे? पाइप भी तो चाहिए, तो पाइप्स मतलब आपकी वेन्स चाहिए, इसलिए आपके पास में होती हैं आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरीज जानी जाती है जनरली शुद्ध ब्लड ले जाने के लिए, प्योर यानी प्योर ब्लड से मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन बात करेंगे वेन्स की, तो वेन्स ले जाती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। लेकिन इनमें अगर पल्मोनरी वर्ड आगे लग जाए दोनों में ही, तो ये एक्सेप्शन बन जाता है इन चीज़ों का, यानी जैसा काम है उसका विपरीत काम ये करेंगे, एक्सेप्शन बन जाएगा। तो ये बोल रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है जनरली क्या करती है, देखो प्योर, अच्छा पल्मोनरी है, आर्टरी का मतलब क्या था भैया? प्योर ब्लड ले जाना, लेकिन नाम कैसा आ गया? पल्मोनरी। तो अब सिंपल सी कहानी कि भैया इम्प्योर लेकर के जाएगी, तो देखो प्योर ब्लड दो तो वैसे ही कट कर दीजिए। अच्छा इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी कहाँ? लेके जाएगी लंग्स के पास, या इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी लंग्स से? तो देखिए लंग्स से इम्प्योर ब्लड नहीं लेके आती, क्योंकि लंग्स से कोई चीज़ आती है तो प्योर ही आती है। लंग्स उसमें, क्योंकि आपको पता होगा एल्वेलाई में उसमें ऑक्सीजन मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। इसलिए आप देखते हैं कि जब हम इनटेक करते हैं तो 21% ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे होते हैं, जब एक्सेल करते हैं तो 17% ही कर रहे होते हैं, और जब इनहेल करते हैं तो 0.03% आप कार्बन डाई इनहेल कर रहे होते हैं, जब एक्सेल करते हैं तो 4% के करीब आप उसे एक्सेल करते हैं। तो मात्रा क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि लंग्स किसी उस चीज़ में ऑक्सीजन को मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके शरीर से बाहर कर देता है, जिसे गैसियस वेस्ट के रूप में आप जानते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये इम्प्योर ब्लड लेकर के जाएगी, कहाँ पर लेके जाएगी? लंग्स, लंग्स में इम्प्योर ब्लड लेकर के जाएगी, लंग्स से लेके जाएगी, तो भैया लंग्स में लेके जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट रहेगा। इसके बारे में और जानते हैं डिटेल से। देखिए ये आपका जनरली हार्ट का स्ट्रक्चर जनरली रहता है भैया, आपको पता होगा कि हार्ट जो है ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सबसे पहले जीव जो है वो पानी में पनपा, आपको पता हो तो पानी के जीवों में आप देखेंगे, फिशेस में देखेंगे 2 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। फिर फिशेस ने निकले ग्राउंड पर चलने की प्रैक्टिस करी, यानी कीचड़ और पानी दोनों के बीच का भेद किया, इसी प्रकार से तो फिर आप देखेंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स, जिसमें 3.5 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैमल्स, जिसमें आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। मोस्ट डेवलप्ड हार्ट यही कहा जाता है 4 चैम्बर का, ह्यूमन के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके अंदर आप देखेंगे ये आपके पास में रहता है, सबसे पहला ये आप देख रहे हैं, पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा और चौथा,
ठीक है। ऊपर वालों को दोनों को हम बोलते हैं नीचे वाले, ऊपर वाले एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल, ठीक है। अगर इस हिसाब से देखेंगे ये दोनों की दोनों जाती हैं लंग्स को, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है जो लेफ्ट साइड में हमारे, अगर लेफ्ट में तो लेफ्ट साइड में। और आप देखेंगे हार्ट का जो साइज है एक बंद मुट्ठी की जितना होता है बिल्कुल, और ये सेंटर में इस प्रकार से रहता है कि इसका 3/4 हिस्सा आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट में दिखाई देगा, और 1/4 जो हिस्सा है वो आपको राइट साइड देखने को मिलता है। लोग बॉलीवुड वाले बना देते हैं ना कि दिल इस प्रकार से रहता है, बॉलीवुड वालों ने बहुत चीट किया है दिल के नाम पे, ठीक है। लेकिन दिल ऐसा दिखाई नहीं देता, और दिल जैसी कोई वस्तु नहीं होती। दिल एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका काम ही है सिर्फ और सिर्फ ब्लड पंप करना, ठीक है। दिल की कोई संवेदनाएं नहीं होती, लेकिन हाँ इंटेलेक्ट जैसी चीज होती है, आत्मन जिसे कहते हैं। अगर आप कोई कार्य करने जाते हैं तो आपके अंदर हृदय से आवाज जरूर आती है कि भाई ये कार्य मत कर, ये गलत है, या ये कर ले, ये सही है। भले ही आप उसे सुने या ना सुने, लेकिन आपके आत्मन की आवाज आपके अंदर आती है। इसलिए आपने सुना होगा कि हमारे ग्रंथों में भी कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, हमारे अंदर ही ब्रह्म है जो हमको समय समय पर चेतना हमको बताता है, समय समय पर हमें गाइड करता है। लेकिन हम कई बार उसकी सुनते हैं, कई बार नहीं सुनते हैं। तो कहते हैं ना, जो बन सको जो पार्थी कृष्ण होंगे तेरे सारथी, जो बन सको तो पार्थी कृष्ण होंगे तेरे सारथी, उठ पथिक बड़ा कदम विपत्तियां पुकारती। क्योंकि हम कई बार ये देखने लगते हैं, संसार से अपील करने लगते हैं कि हमें सुख सहूलियत ऐसी चीज़ें मिल जाएं, या कृष्ण जैसा सारथी हमें देखने को मिल जाए। लेकिन वो चीज़ तब तक संभव नहीं है जब तक आप अर्जुन की कैपेबिलिटी में नहीं आओगे। वो चीज़ें जब तक संभव नहीं, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटियों को बिल्ड करिए, वो लगातार आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाती जाएंगी, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा ये चीज़, और जितने भी स्ट्रगल आ रहे हैं वो सब आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके जाएंगे। तो स्ट्रगल से मत घबराइए, और कैपेसिटी लगातार बिल्डअप करते रहिए। अगर आप आज 2 सवाल कर रहे हैं तो उसे आने वाले समय में आप 4 सवाल करिए, आप आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो कैपेबिलिटी स्वतः ही बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कहता भी हूँ कि दुनिया नाकाबिल को चीज़ कोई काबिल नहीं देती, देती है कई रास्ते मगर मंजिल नहीं देती। अगर नदियाँ हो तो अपना रुख तेज रखना, वरना ये दुनिया मिलने यूं ही साहिल से नहीं देती। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप नाकाबिल हैं तो आप उम्मीद छोड़ दें कि आपको कोई काबिल चीज़ उस दुनिया के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये प्रकृति आपको सहयोग जरूर करेगी, ये दुनिया आपको सहयोग जरूर करेगी, लेकिन आपको अर्जुन, आपको चंद्रगुप्त खुद ही बनना पड़ेगा। आप अपील करेंगे उससे पहले आपको चाणक्य या फिर कृष्ण जैसे सारथी आपको प्राप्त हो जाए, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। आप अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करिए लगातार, हो सकता है ये चीज़ आपको खुद आपको प्रकृति की ओर से सहयोग रूप में मिल जाए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं आपके 4 चैम्बर्ड हो गए, ठीक है। आपका सबसे पहले आप ये देख, और ये जितने भी जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ऐसा कोई कलर होता नहीं है, बस इससे दिखाया गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आर्टरी और वेन होती हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे आपके स्किन्स में देखेंगे तो सबसे ऊपर जो उभरी हुई होती है ना, जो आपको ब्लू कलर्स की दिखेंगी, वो आपकी वेन्स होती हैं, और उसके अंदर होती हैं मोटी, जिन्हें आर्टरीज बोलते हैं, ये मोटी होती हैं, और इनके अंदर वाल्व नहीं लगे होते क्योंकि प्रेशर बहुत हाई होता है। और आप वेन्स के अंदर देखेंगे तो इनमें वाल लगे होते हैं क्योंकि प्रेशर इनमें कम है, जिसे सिस्टोल और डायसिस्टोल प्रेशर करते हैं। जो 120/80 होता है आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये अगर कम ज़्यादा हो जाए तो आप इसे देखते हैं कि ये कहलाता है आपका बीपी लो हो जाना और कम हो जाना, ठीक है, जैसे स्फिग्नोमैनोमीटर से आपका मेजर किया जाता है, ठीक है। आप सबसे पहली चीज़ देखते हैं ना, कुछ लोग डिप्रेशन में या एंजाइटी के शिकार होकर के नसों को काट लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिए, अगर किसी व्यक्ति का हाथ यहाँ से कटे या यहाँ से कटे तो कहाँ जुड़ने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ लगता है, देखिए आप हाथ में की कलाई में देखिए, यहाँ मसल्स उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ से अगर आर्टरी कटती है जिनका प्रेशर बहुत हाई है तो ब्लीडिंग बहुत ही तेज़ रेट से होगी, जिसमें एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है व्यक्ति की डेथ हो जाए, इससे समय पर अगर उपचाराधीन नहीं किया गया तो। लेकिन अगर हाथ में देखेंगे तो यहाँ मसल्स हैं, हो सकता है मसल्स ही खुद का ब्लॉकेज बनाना, तो यहाँ ब्लीडिंग कम होने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए ही तो कि हमें चोटें छोटी मोटी लगती रहती हैं, इसलिए प्रकृति ने हमारे शरीर की बहुत अच्छी डिजाइनिंग करी है, और आर्टरीज को इसलिए ही हमारे शरीर के अंदर डेप्थ में दबाया है, ठीक है, चूँकि वो मोटी भी होती है, उन्हें प्रेशर भी हाई है, इसलिए इन चीज़ों में फ़र्क डाला है उसने, ठीक है। तो आप देखेंगे ये आपका होता है इन्फीरियर वेना केवा, आपको पल्मोनरी वाल्व आपको देखने को मिलेगा, यहाँ वाल्व होते हैं, ठीक है। वाल्व ये खुलना और बंद होना, इन्हीं की आवाज़ों को ही लब और डब कहते हैं। लब और डब, जो आप हार्ट बीट के जो साउंड सुनते हैं, लब और डब के फॉर्मेट में आपको सुनाई देती हैं, वो लब और डब हार्ट के खुलने, हार्ट का कोई खुलना नहीं, वाल्व का खुलना और बंद होने की जो आवाज़ें हैं वो लब और डब के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हैं। दूसरी चीज़, जो एरोटा होती है वो महाधमनी जिसको कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो प्योर ब्लड की जो खेप है उसको लेकर के पूरे शरीर को लेकर के जाती है, शरीर में पूरे में ट्रांसफर कर देती है, और शरीर से वापस लाने का जो काम है, वो करती हैं वेन्स कलेक्ट करके लाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बॉडी है, बॉडी से इम्प्योर ब्लड ले गई, यहाँ इसने लेफ्ट, यहाँ पे आप देखेंगे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल चला गया, राइट वेंट्रिकल से आप ये लेकर के जो भी पल्मोनरी आर्टरीज लेकर के, जो कि हार्ट से लेकर के कहाँ चली गई, लंग्स की ओर लेकर चली गई, और लंग्स से वापस इसमें ऑक्सीजन मिलाया और ऑक्सीजन को लेकर के पल्मोनरी वेन कहाँ ले आई, हार्ट के अंदर ले आई।
जो कि लेफ्ट एट्रियम में, वहां से वेंट्रिकल में चला गया, वहां से एरोटा महाधमनी के जरिए वापस से फिर शरीर में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी को हम डुअल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये सर्कुलेशन क्लोज्ड हो रहा है क्योंकि हम वर्टिब्रल मैमल्स हैं, हम एडवांस हैं, इसलिए हमारे के अंदर ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा होगा, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए भाई, क्योंकि मेहनत लगती है सारी चीज़ों को डिस्कस करने में। अगर आपने अब तक भी अगर नहीं पढ़ा है, अगर आप इस वीडियो को भी देख लोगे तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है आने वाले काफ़ी सवाल आपके इससे बन जाएं, और एक गारंटी है बिल्कुल ज़रूर बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला कहता है कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो क्वांटा होती है ये किस में डिस्क्राइब की जाती है, न्यूट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में, या फिर इलेक्ट्रॉन्स में, या फोटॉन्स में। तो आप जानते हैं कि जो लाइट है, लाइट का दो प्रकार के डुअल नेचर बोले जाते हैं कि लाइट या तो वेव माध्यम में चलती है या फिर जो पार्टिकल्स माध्यम में चलती है। दोनों थ्योरियों को पैरेलल माना जाता है, लेकिन सबसे एक्सेप्टेबल पार्टिकल्स में भी देखते हैं, फोटोन पार्टिकल्स, जिसके माध्यम से आप देखते हैं अलार्म क्लॉक जो होती हैं। कई ऐसी अलार्म क्लॉक हैं जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस, अगर ह्यूमन उसके पास पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली अलार्म बज जाता है। किस वजह से बज जाता है? क्योंकि उसके अंदर फोटोन पार्टिकल्स को महसूस करने की क्षमता है। तो लाइट को आप देखेंगे तो लाइट है आपकी फोटॉन्स के द्वारा जो क्वांटा जो पार्टिकल्स होते हैं ना, फोटॉन्स कहते हैं। आप लाइट में देख ही रहे हैं, सबसे पहली चीज आप देखें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। इनमें सबसे प्रमुख होती है विजुअल लाइट। कहते हैं ना कि पृथ्वी पे दिन और रात हो रहे हैं, एक्चुअली में देखिए भाई दिन और रात जैसी चीज कोई नहीं होती है। अगर हमारी आंखें कैपेबल हैं एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ को देखने की ताकत रख रही हैं तो हम कहते हैं दिन है हमको, क्योंकि विजुअलिटी क्लियर है हमारे लिए। वो विजुअलिटी सनलाइट या सन के छुपने के साथ ही वो चीज़ विजुअलिटी कम हो जाती है। जो हमको चाहिए 4000 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट हमको चाहिए, वो कम हो जाती है, इसलिए हमको अंधेरा दिखाई देने लगता है और हम कहते हैं रात हो गई, जबकि हकीकत में ना दिन होता ना कभी रात होता। एक आईएएस में सवाल पूछा भी गया था कि बताइए सूरज दिन के समय क्यों निकलता है, सूरज दिन के समय क्यों निकलता? तो एक विद्यार्थी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया था कि सर सूरज दिन में नहीं निकलता, जबकि दिन ही तब होता है जब सूरज निकलता है। तो दोनों ही बातों में अपने आप में विरोधाभास है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से दिन रात जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ आंखों की देखने की क्षमता है। अगर 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच आपकी लाइट अगर आपकी आंखों में पड़ रही है तो वो देखने के लिए कैपेबल है। अगर उससे कम या ज़्यादा चलेगी तो आपकी आंखें नहीं देख सकती हैं। इसलिए अगर टाइगर स्पेसीज या फिर कार्निवोरस जितने भी देखेंगे उन सबकी जो आंखें कैपेबल होती हैं, जैसे एक कुछ तो हमारे बॉलीवुड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, डायरेक्टर पहले ऐसे ही थे, लोग भी थोड़े से कम पढ़े लिखे या साक्षरता दर कम होने के कारण ऐसी चीज़ों में बिलीव कर लेते थे। पहले एक सीरियल उन्होंने बिल्ली पर बनाया और इसमें एक बिल्ली के अंदर प्रेतात्मा को एक डायरेक्टर ने डिजाइन करके डाल दिया, तो लोगों ने उस चीज़ को अंदर ही बिलीव कर लिया कि बिल्ली की जो आंखें हैं वो चमकती हैं क्योंकि उसके अंदर कोई प्रेतात्मा होती हैं। तो लोगों ने ऐसी वीडियो देखने को मिली कि बिल्ली को लटका लिया और डंडे से पीट पीट कर मार डाला। तो ऐसी चीज़ें देखने मिली किस वजह से? अज्ञानतावश, क्योंकि वो बिलीव करने लगे इस चीज़ में कि बिल्ली के अंदर प्रेतात्मा होती है, जबकि वो भूल गए कि बिल्ली एक कार्निवोरस है, कैट स्पेसीज की है। बिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे तो बिल्ली के अंदर आप देखेंगे सबसे कम जो आयरिस जो पीपल जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं ना, अमाउंट ऑफ लाइट को जो आयरिस कंट्रोल करते हैं, सुबह दिन के समय देखोगे तो सबसे कम कर लेती है, सबसे कम एडजस्ट कर सकती है उसको, और रात के समय अगर आप उसे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उसको बढ़ा सकती है, इसलिए वो सबसे स्पष्ट रात में देख सकती है। और जितने भी कार्निवोरस, जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो सभी रात में बहुत ही क्लियर और स्पष्ट देख सकते हैं और उनकी आंखें चमकती हैं जनरली। ये चीज़ ध्यान रखिए। ड्यूरेशन देखिए कितनी है। विजुअल लाइट जो कि आपको पता ही है, न्यूटन ने इनकी खोज की थी। विजुअल लाइट जो आपकी विबग्योर होती हैं, विबग्योर जिसमें 7 कलर होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट में आप देखेंगे तो आपका येलो कलर होता है, और आंखें इसी के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। आप देखेंगे ना कि स्कूल की बसों का जो रंग है वो पीला क्यों बनाया जाता है, वजह यही है। टैक्सी की जो छतें हैं वो पीले रंग की क्यों होती हैं, वजह यही है। आप देखेंगे ऑटो की छतें क्यों और जो भी है वो पीले रंग की क्यों होती है, वजह यही है, क्योंकि आप पीले रंग को दूरी से पहचान सकते हैं। भीड़ भाड़ में पहचानने वाला जो रंग है वो आपको पीला रंग है, जो 5800 एंगस्ट्रॉम पर रहता है, और ये आंखों के लिए सबसे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, आंखों के लिए, आपके लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि आंखों अगर आपके पास जैसे बोल रहे हैं कि टेबल पर अगर 7 लिफाफे 7 रंगों के पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले जिस लिफाफे पर आपकी नजर पड़ेगी वो रहेगा पीला रंग, क्योंकि पीले रंग के लिए आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगर बोलें कि लंबी दूरी से कौन सा रंग दिखता है, तो लंबी दूरी से देखने के लिए आपका रेड रहता है, क्योंकि उसकी जो वेव है वो बीच में पृथक नहीं होती, डाइवर्ट नहीं होती, इस वजह से वो आंखों में सटीक पहुंच पाता है। इसलिए आपने देखे होंगे जो डेंजरस जो सिग्नल होते हैं, जो खतरे के निशान होते हैं, वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। आप देखेंगे ट्रेन का देखेंगे तो लाल रंग का बनाया था ताकि वो लंबी दूरी से देखा जा सके। और लंबी दूरी से आप देखिए ना, सुबह के समय सूर्य जो निकलता है, आप देखते हैं सुबह जब सूर्य के निकलता है तो आपको रेडिश दिखाई देता है, और दोपहर को जब हो जाता है तो व्हाइटिश हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की सर्वाधिक दूरी सुबह के समय होती है। तो वहां से सातों प्रकाश के घोड़े दौड़ लगाते हैं एक साथ, लेकिन बाकी हार जाते हैं, और सिर्फ लाल कलर ही है जो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम जैसा कलर आंखों से देखेंगे हम वही महसूस करेंगे कि वो चीज़ वैसी ही दिखाई दे रही है।
लोग कहते हैं ना ऐसा स्पेन के अंदर बुल फाइटिंग होती है, कहते हैं उसको लाल कपड़ा दिखाते हैं सांड को, लेकिन ध्यान रखिएगा बैल कभी भी लाल कपड़े को पहचान नहीं सकता। लेकिन फिर भी देखोगे कैसा फ्रॉड चल रहा है दुनिया के अंदर, कहते हैं कि लाल रंग देख करके वो चिढ़ जाता है, जबकि वो लाल रंग पहचानता ही नहीं है। कहते हैं गाय भैंस को हरी घास खिलाई, वो हरी घास देख ही नहीं सकती तो खाएगी कहाँ से, तो फिर भी कह रहे हैं कि फिर खाती क्यों है, तो खाती है वो ह्यूमिडिटी की वजह से, उसके अंदर महक की वजह से, क्योंकि वो ताज़ा घास है, हरी नहीं है इस वजह से नहीं खा रही, वो ताज़ा है इस वजह से खा रही है, क्योंकि गाय के अंदर जो कोन्स होते हैं जो आंखों के अंदर जो कलर को आइडेंटिफाई करते हैं वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको बैल के अंदर भी दिखेगा। तो बैल क्यों गुस्सा हो रहा है उस लाल रंग को देख के, लाल रंग को देख के नहीं हो रहा, वो लाल कपड़े की मूवमेंट को देख करके हो रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से एक सपेरे की बीन की धुन पे सांप नाचने का ढोंग करता है, वो सांप नाचता नहीं है, सांप उस बीन को काउंटर कर रहा होता है। अगर सपेरा एक जगह खड़े होकर के बीन को बजाए तो सांप कभी नहीं हिलेगा अपनी जगह से, और वो हिल इसलिए रहा है कि उसे थ्रेट महसूस हो रहा है उस बीन से, और लोगों को लगता है कि उस बीन की आवाज़ से सांप नाच रहा है, यानी किसी के हिलने डुलने को हम नाच समझ लेते हैं। ऐसे ही, और ये जाने बगैर कि इस एनिमल को यहाँ नचाने के लिए और ये करने के लिए कितना टॉर्चर किया गया होगा। एक शिक्षित समाज का यही उदाहरण है कि पहले के ज़माने में आप देखते थे रीछों के बाद जो भालू को पकड़ पकड़ के लाते थे, गलियों में नुक्कड़ों पे खेल दिखाते थे, उनको गर्म चीज़ पे लेकर के पहले प्रैक्टिस करवाई जाती थी, उनको नाचना, उनको पैर ऊपर अप डाउन करना सिखाया जाता था, और उसको हम लोग एंजॉय करते थे कि वो जो भालू है वो डांस कर रहा है।